हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड इवनिंग। आपका बहुत बहुत स्वागत है टेस्ट पेपर लाइव के ऑनलाइन नर्सिंग क्लासेस के अंदर। हम एक सीरीज स्टार्ट कर चुके हैं जिसके अंदर हम वन बाय वन करके आपके जो सेमेस्टर वाइज एग्जाम हो चुके हैं उनके जो पेपर हैं वो अपन सोल्व कर रहे हैं। ठीक है, इस सीरीज के अंदर अपन ने फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग का फर्स्ट एंड सेकंड सेमेस्टर का जो कंबाइंड एग्जाम होता है उसका पेपर सोल्व कर लिया था। एंड सेकेंडली हमने अप्लाइड एनाटॉमी जो है उसका पेपर भी सोल्व कर लिया था। आज उसी क्लास को कंटिन्यू करने वाले हैं और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे अप्लाइड फिजियोलॉजी का पेपर। बट उससे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं अपने ऑनलाइन क्लास के बारे में। आपको अगर इन डिटेल ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन की नीड है सो यू आर मोस्ट वेलकम। आप हमारा टेस्ट पेपर लाइव का जो ऑनलाइन क्लास है वो ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर डिटेल्ड वीडियोज हैं जो वो अवेलेबल है, एज वेल एज आपको पीडीएफ्स भी यहाँ मिल जाती हैं, ई बुक्स अवेलेबल है। आप उसको अपने एंड्रॉइड में, पीसी में या फिर किसी भी लैपटॉप वगैरह में भी है वो ओपन कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमने वन बाय वन करके पूरा का पूरा सिलेबस जो है आईएनसी का सेमेस्टर वाइज वो एक एक प्रॉपर टॉपिक वाइज हमने रिकॉर्ड किया हुआ है। ठीक है, एज वेल एज इसमें आपको वीडियोस को डाउनलोड करके ऑफलाइन देखने का भी अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है। सो प्लीज ज्वाइन अस। इसकी जो डिटेल्स हैं, बीएससी नर्सिंग फर्स्ट सेमेस्टर का जो बैच है उसका जो फीस है वो आपके पास 900 रुपए का रहेगा और इसका जो ड्यूरेशन है वो आपके पास में रहता है 8 मंथ का। ठीक है, इसका ड्यूरेशन रहेगा 8 महीने का और आपके पास इसके जो चार्जेस हैं हमारे पास वो 900 रुपए हैं एक पर्टिकुलर बीएससी फर्स्ट ईयर के सेमेस्टर के लिए। सेकेंड सेमेस्टर का भी फीस जो है वो सेम ही है 900 रुपए और इसकी भी वैलिडिटी जो है वो 8th मंथ की ही रहने वाली है। अगर आपको हमारा कोर्स परचेज करना है तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पर कॉन्टेक्ट करके सारी डिटेल्स जो है वो जान सकते हैं। ठीक है, हेल्पलाइन नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं जो कि है 8078686728। इस नंबर पर कॉल करके आप टेस्ट पेपर लाइव की टीम जो है उनसे कांटेक्ट करके और सारी डिटेल्स जो है वो कलेक्ट कर सकते हो और टेस्ट सीरीज को या फिर सॉरी आपके सिलेबस को क्या है ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं अपना पेपर। हम आज पेपर पढ़ने वाले हैं अप्लाइड फिजियोलॉजी का। एनाटॉमी का पेपर हमने प्रीवियस क्लास में सोल्व कर लिया था। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आ रहा होगा। उसी सीरीज को अपन कंटिन्यू करते हैं, फिजियोलॉजी का पेपर सोल्व करते हैं। आई नो कुछ बच्चों की मेंटालिटी होगी कि हम प्रीवियस पेपर्स को देख के क्या ही कर लेंगे, बट हाँ, प्रीवियस पेपर्स को अगर आप देखते हो तो आपको एक गाइडेंस मिलता है कि आपको नेक्स्ट पेपर को किस तरीके से सोल्व करना है। हर क्वेश्चन में आपको कितनी चीजें लिखनी है जो कि सफिशिएंट होंगी। जरूरी नहीं है हर साल नए क्वेश्चन जो है वो होंगे, एक ही क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से भी पूछ लिया जाता है। यहाँ पेपर सोल्व करवाने का हमारा मोटो आपको प्रीवियस पेपर के बारे में इन्फॉर्म करना ही नहीं है, उसके साथ साथ हम आपको सारी डिटेल्स देना चाह रहे हैं कि आपको पेपर जब आप सोल्व करोगे तो किस तरीके से सोल्व करना है, पेपर को कैसे अटेम्प्ट करना है, कौन से क्वेश्चन को, लॉन्ग ऐसे टाइप क्वेश्चन है उसमें कितना कंटेंट लिखना सफिशिएंट है, कितनी टाइम में वो कंप्लीट करना आपके लिए अच्छा रहेगा। ये सारी चीजें भी हम उसमें डिस्कस करते हैं। ये पेपर्स को सोल्व करने का मेन मोटो ये है कि आपको पेपर सोल्व करने का तरीका आ जाए। ठीक है, बाकी हम सब जानते हैं कि पेपर जो है वो हर साल एक ही सेम पेपर रिपीट तो होगा नहीं, बट इससे आपको गाइडेंस जरूर मिलेगा और मैं प्रूफ के साथ बोलती हूँ ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन वही अपना लॉन्ग ऐसे टाइप क्वेश्चन होता है। लॉन्ग ऐसे टाइप क्वेश्चन जो होता है उसमें यहाँ पे आपको 2 क्वेश्चन दिए गए हैं तो 2 में से आपको कोई एक क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट करना था। ठीक है, तो इसके अंदर फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन इन डिटेल्स। रेस्पिरेशन की मैकेनिज्म इसमें आपसे पूछी गई है, तो आप बहुत अच्छे से जानते हो कि मैकेनिज्म जो है रेस्पिरेशन की उसमें 2 चीजें होती है। एक मैकेनिज्म जो है वो इनहेलेशन का होता है, दूसरा मैकेनिज्म जो है वो एक्सहेलेशन का होता है। एक इनहेल और एक एक्सहेल ये दोनों एक साथ जब होती हैं तो उसको एक रेस्पिरेशन बोला जाता है। समझ रहे हो आप? मैंने बोला एक रेस्पिरेशन, अगर आपसे बोला जाए कि आपको एक रेस्पिरेशन की डेफिनेशन बतानी है तो एक रेस्पिरेशन क्या होता है? वन इनहेलेशन प्लस वन एक्सहेलेशन।
ठीक है, 1 इनहेलेशन और 1 एक्सहेलेशन, ये दोनों जब एक साथ में देखे जाते हैं, मतलब एक बार सांस लेना और एक बार सांस छोड़ना, उसको कंप्लीट क्या बोलते हैं, एक रेस्पिरेशन बोलते हैं। ठीक है, अब ये जो एक्सहेलेशन और इनहेलेशन का रेस्पिरेशन का मैकेनिज्म है, वो कैसे डिफाइन किया जाता है। पहली चीज तो ये कि आपको रेस्पिरेशन क्या होता है वो बताना है। क्या होता है रेस्पिरेशन, कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसको रिलीज करना और ऑक्सीजन को इनहेल करना, अपने लंग्स तक पहुंचाना, ये जो प्रोसेस है इसको अपन क्या बोलते हैं, रेस्पिरेटरी प्रोसेस बोलते हैं। ये जो रेस्पिरेटरी प्रोसेस है, ये जो रेस्पिरेटरी प्रोसेस है, इसके अंदर 2 स्टेप्स मेनली फॉलो होते हैं। कौन कौन से, इनहेलेशन एक्सहेलेशन। नेक्स्ट आपका लॉन्ग ऐसे क्वेश्चन है तो इसमें सारी डिटेल्स आप बता देना। नेक्स्ट आप क्या बताओगे, इसमें कौन कौन से ऑर्गन्स का इन्वॉल्वमेंट होता है। तो देखो, ये जो किताबी भाषा इसको छोड़ दो एक बार, सांस तो आप सब लोग लेते हो, तो आप अपने बेसिस पर देखो, सांस लेने के लिए सबसे पहली चीज क्या ऑर्गन यूज होता है, नाक से क्या करते हो आप, ऑक्सीजन को इनहेल करते हो, तो आपका नॉस्ट्रिल यूज हो गए। ठीक है, नॉस्ट्रिल्स के बाद में आपका जो पूरा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जो है वो काम में आएगा, मतलब आपका लैरिंक्स काम में आएगा यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद में आपका जो ब्रोंकाइज हैं वो काम में आएंगी, फिर ब्रोंकियल्स काम में आएंगी। यही होता है ना, आपका शी शेप कार्टिलेजेस जो है वहां से ब्रोंकाई आपके बनी हुई, ब्रोंकाई काम में आएगी, फिर ब्रोंक्यूल्स काम में आएगी, फिर ब्रोंक्यूल ट्री काम में आएगा, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी ब्रोंक्यूल्स जो होती हैं वो काम में आएंगी। उसके बाद में आपके जो एल्वेलाइज हैं वो इसमें हेल्पफुल रहेंगी। फिर आप देख सकते हो कि आपके जो लंग्स हैं वो भी इसमें हेल्पफुल है। लंग्स के बाद में इंटरकोस्टल मसल्स जो है उनका इसमें योगदान रहता है, एज वेल एज इंटरकोस्टल स्पेस है उसका भी इसमें हेल्प होता है, एज वेल एज आपके जो वर्टिब्रेज हैं उनका भी इसमें हेल्प रहता है। और लंग्स के जस्ट नीचे एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है जिसको हम सब क्या बोलते हैं, डायाफ्राम बोलते हैं, डायाफ्राम का भी इसमें योगदान रहता है। तो ये सारी चीजें जो है ये मिलकर क्या करती हैं, रेस्पिरेशन करने का काम करती है। समझे, ये सारे ऑर्गन्स को सिर्फ अपने बेसिस पर सोचना है और लिखना है, किताबी लैंग्वेज में नहीं भी जाओगे तो भी आंसर आपका करेक्ट ही होगा। ठीक है, तीसरी चीज अब हमें बताना है प्रोसेस। प्रोसेस के अंदर आप बोलोगे कि रेस्पिरेशन में 2 टाइप के प्रोसेसेस होती हैं, इनहेलेशन होता है और एक्सहेलेशन होता है। इनहेलेशन का जो प्रोसेस है उसमें ऑक्सीजन को आप अपनी बॉडी के अंदर क्या करते हो, इनहेल करते हो। एक्सहेलेशन में आपका जो वेस्ट प्रोडक्ट है कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसको आप ब्लड से अब्सॉर्ब करते हो, किसके थ्रू, कैपिलरीज और एल्वेलाइज की जो बाइंडिंग होती है। मैंने आपको प्रीवियसली भी बताया थी, ये आपके एल्वेलाइज और ये है आपकी कैपिलरीज। तो इनके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का क्या होता है, एक्सचेंज होता है। इस एक्सचेंज के थ्रू आपने जो गैस इनहेल की थी, ऑक्सीजन जो इनहेल की थी, उसको आप एल्वेलाइज के पास जाएगी, वो पूरा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट फॉलो करते हुए लास्ट में यहाँ से ऑक्सीजन दे दिया जाता है किसको, कैपिलरीज को। ठीक है, कैपिलरीज फिर आर्टेरियोल को ऑक्सीजन देंगे, आर्टेरियोल्स को ऑक्सीजन देंगे, आर्टेरियोल्स ऑर्टा को वो क्या करेंगे, ऑक्सीजन देने का काम करेंगे। ये पूरा फ्लो चलता रहता है। एज वेल एज अगर हम बात करते हैं तो हमारे ब्लड में जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, कार्बन डाइऑक्साइड वाला जो ब्लड है, वो हमारी कैपिलरीज के पास आएगा, किसके थ्रू, पहले जो सुपीरियर इंफीरियर बना हुआ है वहां से फिर वेन्स के अंदर जाएगा, वेन से वेन्यूल्स के अंदर जाएगा, वेन्यूल से कैपिलरी के अंदर जाएगा। ठीक है, कैपिलरी से क्या होगा, ये कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है ये किसके अंदर चला जाएगा, एल्वेलाई के अंदर चला जाएगा। एल्वेलाई से फिर पूरा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट फॉलो करते हो नॉस्ट्रिल्स के थ्रू बाहर। यही तो होता है इनहेलेशन और एक्सहेलेशन। अब ये जो पूरा प्रोसेस था गैसेस के एक्सचेंज होने का, ये प्रोसेस जो है इसको अपन इन डेप्थ देख लेते हैं कि इसमें कौन कौन सी मसल्स का कैसे योगदान रहता है। देखिए, पहले हम मैकेनिज्म देखते हैं, ये है इनहेलेशन का, इंस्पिरेशन वाला मैकेनिज्म, और इधर जो मैकेनिज्म है वो है आपके पास में एक्सहेलेशन का मैकेनिज्म। तो इनहेलेशन का मैकेनिज्म कैसे काम करता है, देखिए, पहली चीज, एयर लंग्स के अंदर एंटर हुई, वही नॉस्ट्रिल्स वाला, ब्रोंक्यूल्स वाला, वो सारा का सारा ट्रैक्ट फॉलो करते हुए एयर कहाँ एंटर हुई, लंग्स के अंदर एंटर हुई। ये आपके लंग्स है। ठीक है, ये आपके पास में बाहर जो दिख रही है येलो स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर है आपके पास में रिब्स। ठीक है, और ये है आपके इंटरकोस्टल मसल्स। समझ गए, नीचे यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, डायाफ्राम प्रेजेंट है। ठीक है, ये है सारी की सारी मसल्स। ठीक है, देखिए अब क्या हुआ, लंग्स के अंदर ऑक्सीजन एंटर हुई, एंटर होने की वजह से अब एक गुब्बारा है, उसके अंदर अगर आप एयर पुश करोगे तो गुब्बारा फैलेगा ना,
है ना, एक बलून है, उसके अंदर अगर आप एयर क्या करते हो, पुश करते हो, एयर डालते हो उसके अंदर, तो क्या होगा, बलून फैलेगा, बाहर की तरफ इन्फ्लेट होगा। एज द सेम वे लंग्स एक बलून की तरह समझो, और बलून में जैसे ही एयर गई, जैसे ऑक्सीजन गई तो बलून फैला, लंग्स भी फैले। लंग्स के फैलने की वजह से क्या होगा, ये जो रिब्स हैं, एक्सटर्नल रिब्स जो हैं वो बाहर की तरफ मूव करेंगी, स्टर्नम जो है वो भी बाहर की तरफ मूव करेगा, आपका रिब केज भी बाहर आएगा। और डायफ्राम जो है, अब डायफ्राम कहाँ जाएगा, सोच के देखो, गुब्बारा फैला, नीचे वाली जो सरफेस थी वो ऊपर थोड़ी आएगी, ऊपर तो सिकुड़ने पे आएगी, डायफ्राम कहाँ जाएगा, नीचे की तरफ, डाउनवर्ड पुश होगा, तो कहाँ गया डायफ्राम, नीचे की तरफ। ठीक है, तो इस तरीके से अपना जो थोरैक्स का जो वॉल्यूम था वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। थोरैक्स का जो वॉल्यूम होता है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा इनहेलेशन के टाइम पे, ऑक्सीजन को डालने के टाइम पे। दिमाग नहीं लगाना है आपको, आपको सिर्फ ये सोचना है कि बलून के अंदर हवा भरोगे तो क्या होगा, बस इतना सोचो। बलून के आसपास में रिब्स हैं, इंटरकॉस्टल मसल्स हैं, नीचे की तरफ डायफ्राम है, और उसका जो वॉल्यूम है वो किस तरीके से बढ़ेगा, इतना ही सोचना है। ठीक है, नेक्स्ट ये देखो, अब क्या हुआ, एक्सलेशन, मतलब हमारे लंग से एयर बाहर गई, लंग्स से एयर बाहर गई। बाहर जाने पे क्या होगा, अगर बलून में से हवा निकाल दी जाए तो क्या होगा, जो रिब्स बाहर की तरफ चली गई थी वो अंदर की तरफ आएंगी, इंटरकॉस्टल मसल्स अंदर की तरफ आएंगे, और नीचे की तरफ जो डायफ्राम गया था वो भी क्या होगा, ऊपर की तरफ, अपवर्ड साइड में मूव करेगा। तो देखो यहाँ पे जैसे ही एयर एक्सपेल हो रही थी तो क्या हुआ, ये जो रिब्स थी और स्टर्नम था वो अपनी ओरिजिनल नेचुरल पोजीशन में आएगा और अंदर की तरफ पुश होगा वापस से। डायफ्राम जो नीचे की तरफ चला गया था, अब तो एयर ही नहीं है, ना तो प्रेशर नहीं है, तो डायफ्राम भी क्या हो जाएगा, ऊपर की तरफ आ जाएगा। और ये जो लंग्स का वॉल्यूम था, थोरेसिक कैविटी का जो वॉल्यूम था, ये कैसा हो जाएगा, वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, इनहेलेशन में वॉल्यूम बढ़ गया था, एक्सहेलेशन में वॉल्यूम जो है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। समझ में आया, ये था आपका मैकेनिज्म रेस्पिरेशन का। इसी को शब्दों के अंदर आपको बहुत अच्छे से लिख देना है, आपको कंप्लीट टोटल मार्क्स जो है वो मिल जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपने पास में, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। डिस्क्राइब द नेम, फंक्शंस एंड डिजीज कॉज्ड बाय द अल्ट्रेशन ऑफ एड्रिनल ग्लैंड हार्मोन। एड्रिनल ग्लैंड हॉर्मोन्स जो हैं उनका नाम लिखना है हमें, उनके फंक्शंस देखने हैं, और उनसे होने वाली, मतलब एड्रिनल ग्लैंड हार्मोन अगर बढ़े तो क्या होगा, कम हुए तो क्या होगा, वो सारे डिटेल्स आपको इसमें लिखनी है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। इस पूरे क्वेश्चन को जानने के लिए पहले हमें जानना होगा एड्रिनल ग्लैंड हार्मोन कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो देखिए पहले यहाँ पर अपन जानते हैं एड्रिनल ग्लैंड। ठीक है, एड्रिनल ग्लैंड हार्मोन्स पूछे है ना, तो आपको पता होगा एड्रिनल ग्लैंड जो होती है वो दो पार्ट्स के अंदर डिवाइडेड होती है, एड्रिनल कॉर्टेक्स होता है और एड्रिनल मेडुला होता है, और दोनों के ही हार्मोन्स जो होते हैं वो सेपरेट होते हैं। तो पहले अपन यहाँ पे लिखते हैं एड्रिनल कॉर्टेक्स। ठीक है, दो हिस्से हैं ना, ये लो एक अच्छा सा डायग्राम, अच्छा तो खैर मेरे को आता नहीं है पर बना लेते हैं। ठीक है, एड्रिनल कॉर्टेक्स और एड्रिनल मेडुला। ठीक है, एड्रिनल मेडुला। ठीक है, ये दो टाइप का क्या है अपने पास में, एड्रिनल ग्लैंड्स के पार्ट्स हैं। अब ये जो एड्रिनल ग्लैंड के पार्ट हैं ये अलग अलग टाइप के हॉर्मोन्स जो होते हैं उनका सीक्रेशन करती हैं। ठीक है, सीक्रेशन के लिए अपन अलग कलर का पेन लेते हैं। सीक्रेशन में देखिए एड्रिनल कॉर्टेक्स जो होता है वो 3 टाइप के हार्मोन रिलीज करता है। एड्रिनल कॉर्टेक्स 3 टाइप के हॉर्मोन्स रिलीज करता है। ठीक है, थोड़ा वाइड है तो अलग अलग लिख लेते हैं। पहला ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, पहला क्या है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। दूसरा है मिनरेलोकॉर्टिकॉइड। ठीक है, जगह ही नहीं बची ना, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, मिनरेलोकॉर्टिकॉइड। थर्ड है अपने पास में एंड्रोजन। थर्ड क्या है, एंड्रोजन, जिसको अपन क्या बोलते हैं, सेक्स हार्मोन भी बोलते हैं। ठीक है, जिसको सेक्स हार्मोन भी बोलते हैं। अब इनके हमें फर्दर पार्ट्स पढ़ने हैं, तो उसके लिए थोड़ा और डिजाइनर वाला पेन ले लेते हैं अपन। इनके एक एक करके हार्मोन्स देखने हैं हमें, तीनों अलग अलग टाइप के हार्मोन्स को सीक्रेट करते हैं। पहला ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड के हार्मोन्स याद रखने के लिए आपको C³
ठीक है, या फिर 3C याद रखना है। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड जो हॉर्मोन्स रिलीज करता है तीनों C से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, कौन कौन से होते हैं? पहली चीज कॉर्टिसोल, पहला हार्मोन कौन सा है? कॉर्टिसोल। ठीक है, पहला हार्मोन कौन सा है इसमें? कॉर्टिसोल। दूसरा हार्मोन है कॉर्टिसोन, दूसरा हार्मोन है कॉर्टिसोन। ठीक है, और थर्ड हार्मोन कौन सा है इसके अंदर? कॉर्टिकोस्टेरोन। थर्ड हार्मोन कौन सा है? कॉर्टिकोस्टेरोन। ठीक है, तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड जो होता है वो 3 टाइप के हार्मोन रिलीज करता है और तीनों हार्मोन C से स्टार्ट होते हैं, इसलिए इसको याद रखने की ट्रिक क्या है अपने पास में? 3C। ठीक है, कॉर्टिसोल, कॉर्टिसोन और कॉर्टिकोस्टेरोन। इजी है ना? कॉर्टिसोल, कॉर्टिसोल, कॉर्टिकोस्टेरोन। ठीक है, दूसरा मिनरलोकॉर्टिकॉइड। तो मिनरलोकॉर्टिकॉइड में ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है, क्योंकि ये तो है सबसे लेजी टाइप का, सबसे आलसी। मतलब ये सिर्फ एक हार्मोन रिलीज करता है। ठीक है, ये सिर्फ एक हार्मोन रिलीज करता है, वो कौन सा है? एल्डोस्टेरोन। एल्डोस्टेरोन। ठीक है, कौन सा हार्मोन रिलीज करेगा? एल्डोस्टेरोन हार्मोन रिलीज करेगा। थर्ड है अपने पास में एंड्रोजन, जिसको अपन सेक्स हार्मोन भी बोलते हैं। ये 2 टाइप के हार्मोन रिलीज करता है। ये कितने टाइप के? 2 टाइप के हार्मोन रिलीज करता है। ठीक है, दोनों के नाम लगभग सिमिलर हैं, पूरा नहीं, लगभग सिमिलर हैं। अब ये लगभग सिमिलैरिटी के लिए जरूरी है थोड़ा सा जगह बनाना, तो मैं स्पेलिंग को थोड़ा सा कट करके यहाँ लिख देती हूँ, स्टेरोन। ठीक है, और यहाँ पे लिख देते हैं अपन इसके हॉर्मोन्स। इसके जो हॉर्मोन्स हैं वो फर्स्ट है DHEA। ठीक है, फर्स्ट हार्मोन कौन सा है? DHEA। इसका फुल फॉर्म क्या होगा? दोनों हार्मोन्स का लगभग सिमिलर होता है। इसका DHEA है और दूसरा DHEAS। ज्यादा डिफरेंस नहीं, DHEA, DHEAS। ठीक है, DHEA क्या है? डिहाइड्रो एपीएंड्रोस्टेरोन। ये क्या है? डिहाइड्रो एपीएंडोस्टेरोन, डिहाइड्रो एपीएंडेस्टेरोन। ठीक है, दूसरा हार्मोन जो है उसमें भी ज्यादा नाम में डिफरेंस नहीं है, मैंने बोला ही था आपको। इसका नाम भी लगभग सिमिलर है, क्या है? DHEAS। ठीक है, तो शुरू का तो आपको याद हो ही गया होगा, डिहाइड्रो एपीएंडोस्टेरोन सल्फेट। डिहाइड्रो एपीएंडोस्टेरोन सल्फेट। ठीक है, डिहाइड्रो एंडोस्टेरोन सल्फेट। ये दोनों हार्मोन्स कौन रिलीज करता है? एंड्रोजन या फिर सेक्स हार्मोन रिलीज करता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं एड्रिनल मेडुला की। एड्रिनल मेडुला 3 हार्मोन रिलीज करता है। ठीक है, ये अपने पास में कितने हार्मोन रिलीज करता है? 3 हार्मोन रिलीज करता है। कौन कौन से 3 हार्मोन रिलीज करेगा ये? देखो, एपिनेफ्रिन, नोरएपिनेफ्रिन और डोपामिन। ठीक है, थर्ड क्या है? डोपामिन। एपिनेफ्रिन, नोरएपिनेफ्रिन एंड डोपामिन, ये तीनों हार्मोन कौन रिलीज करता है? एड्रिनल मेडुला। ठीक है, एपिनेफ्रिन को एड्रिनलिन भी बोल सकते हैं, एड्रिनलिन, और इसको बोल देंगे नोर एड्रिनलिन। ठीक है, एड्रिनलिन एंड नोर एड्रिनलिन। और लास्ट वन क्या है अपने पास में? थर्ड वन डोपामिन। ये है हॉर्मोन्स। ये हॉर्मोन्स आपको इसी फ्लो चार्ट में लिख दोगे तो ज्यादा अच्छा है। और कोशिश करना एग्जाम में, जितने भी एग्जाम आपके होते हैं, आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस का आंसर जो होता है वो फ्लो चार्ट में दे सको, क्योंकि एग्जामिनर के पास भी इतना टाइम नहीं होता कि एक एक वर्ड जो है आपकी थ्योरी का पढ़ सके, तो वो आपका वे ऑफ प्रेजेंटेशन देखकर ही आपको मार्क्स देते हैं। ठीक है, तो हमने पहले लिखे हॉर्मोन्स। कौन कौन से हॉर्मोन्स है यहाँ पर? देखो, 2 टाइप के 2 पार्ट्स होते हैं एड्रिनल ग्लैंड के। कौन कौन से? एड्रिनल कॉर्टेक्स और एड्रिनल मेडुला। एड्रिनल कॉर्टेक्स जो होता है वो मेनली 3 हॉर्मोन्स रिलीज करता है। कौन सा? ग्लूकोकॉर्टिकॉइड और मिनरलोकॉर्टिकॉइड। थर्ड कौन सा? एंड्रोजन या फिर सेक्स हार्मोन। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड फर्दर 3 हॉर्मोन्स रिलीज करता है, कॉर्टिसोल, कॉर्टिसोन और कॉर्टिकोस्टेरोन। ठीक है, मिनरलोकॉर्टिकॉइड सिंगल हार्मोन रिलीज करता है, एल्डोस्टेरोन। नेक्स्ट, एंड्रोजन या फिर सेक्स हार्मोन आपके पास में 2 हार्मोन रिलीज करता है, DHEA और DHEAS।
ठीक है, डिहाइड्रो एपिएंडेस्टेरोन और डिहाइड्रो एपिएंडेस्टेरोन सल्फेट, ये दोनों हार्मोन्स रिलीज करते हैं। नेक्स्ट एड्रिनल मेडुला जो है आपका एपिनेफ्रिन रिलीज करेगा, नोर एपिनेफ्रिन रिलीज करेगा और डोपामिन को रिलीज करेगा, ये दोनों हार्मोन्स इसको भी रिलीज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसके फंक्शन पूछे गए थे हमसे क्वेश्चन के अंदर। नेक्स्ट हमसे क्या पूछा था, फंक्शन पूछे थे एड्रिनल ग्लैंड के। वैसे तो हर हार्मोन के अपने अपने स्पेसिफिक फंक्शन होते हैं, बट अपने पास इतना टाइम नहीं है कि हम बहुत डिटेल डिस्कशन कर सकें, तो हम जो मेजर फंक्शंस होते हैं सिर्फ उनके बारे में कंबाइंडली देख रहे हैं। पहली चीज, पहला फंक्शन क्या होता है इसमें, मेटाबॉलिज्म। ठीक है, पहला फंक्शन क्या है, मेटाबॉलिज्म। दूसरा ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर रेगुलेशन, ब्लड प्रेशर रेगुलेशन। दूसरा क्या फंक्शन है, ब्लड प्रेशर रेगुलेशन। तीसरा इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। ठीक है, नेक्स्ट स्ट्रेस रिस्पॉन्स। ठीक है, अपनी बॉडी में जो भी स्ट्रेसफुल कंडीशंस होती हैं उनको किस तरीके से रिस्पॉन्ड करेगी बॉडी, वो टोटली डिपेंड करता है अपने हॉर्मोन्स के ऊपर। नेक्स्ट इम्यून रिस्पॉन्स, इम्यून रिस्पॉन्स। नेक्स्ट सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक, सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स, सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स। उसके बाद लास्ट वन है अपने पास में एनर्जी एंड अलर्टनेस, एनर्जी एंड अलर्टनेस, एनर्जी एंड अलर्टनेस। ये फंक्शन जो हम मेजर फंक्शंस की बात करें अपने, वैसे हर हार्मोन्स का अपना स्पेसिफिक फंक्शन होता है, बट ओवरऑल फंक्शंस की हमने बात की है। कौन कौन से फंक्शन है आपके पास में, मेटाबॉलिज्म का काम करते हैं ये जो एड्रिनल हार्मोन्स होते हैं। उसके बाद ब्लड प्रेशर को भी रेगुलेट करते हैं, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस करते हैं, स्ट्रेस को रिस्पॉन्ड करते हैं, इम्यून रिस्पॉन्स देते हैं, सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स का दिखना और एनर्जी या फिर अलर्टनेस का मेंटेन रहना, ये सारे फंक्शंस किसके हैं आपके पास में, एड्रिनल ग्लैंड के जो हार्मोन्स हैं उनके फंक्शंस हैं। नेक्स्ट हमसे पूछा गया था कि इनमें अल्टरेशंस की वजह से क्या क्या हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट हमसे क्या पूछा था, इसके अल्टरेशन की वजह से क्या क्या हो सकता है। तो इसके अल्टरेशन की वजह से, अल्टरेशंस, ठीक है, अल्टरेशंस की वजह से अपने पास में कुछ पर्टिकुलर डिजीजेस हो सकते हैं, जिन डिजीजेस का सिर्फ नाम हम यहाँ पर देखेंगे, क्योंकि हम डिटेल डिस्कशन करने जाएंगे 2-3 घंटे भी कम पड़ेंगे। पहली चीज इसमें हो सकता है कुशिंग सिंड्रोम। पहला क्या है, कुशिंग्स सिंड्रोम। पहली डिजीज इनके अल्टरेशन से क्या होगी, कुशिंग सिंड्रोम। दूसरा एडिशंस डिजीज, दूसरा एडिशंस डिजीज। ठीक है, दूसरा क्या है, एडिशंस डिजीज। नेक्स्ट कंजेनाइटल एड्रिनल हाइपरप्लेजिया, कंजेनाइटल एड्रिनल हाइपरप्लेजिया, कंजेनाइटल एड्रिनल हाइपरप्लेजिया। नेक्स्ट एक डिजीज और होती है इसमें, हाँ बस सफिशिएंट है, बाकी स्पेसिफिक डिजीजेस पे जाएंगे तो बहुत सारी डिफरेंट टाइप के डिजीजेस जो है इसमें देखने मिलती हैं। ठीक है, तो आपको ये डिजीजेस भी एक्सप्लेन करनी है जब आप पेपर सोल्व कर रहे हो, क्योंकि लॉन्ग ऐसे टाइप क्वेश्चंस पूछे गए हैं आपसे, तो 10 नंबर ऐसे ही तो नहीं मिलेंगे। ठीक है, ये है आपकी पूरा पेपर या फिर फर्स्ट क्वेश्चन सोल्व करने की चीजें। ठीक है, समझ आ गया। हमसे यही पूछा गया था कि उसके नेम क्या है, फंक्शंस क्या हैं और उसमें अल्टरेशंस की वजह से डिसऑर्डर या बीमारियां कौन कौन सी होती हैं, तो वो हमने बता दिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम, अपना फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास में कार्डियक साइकिल। हाँ ठीक है, इसमें से आपको 3 क्वेश्चन को ये अटेम्प्ट करना है, बट अपन यहाँ पे चारों सोल्व करके देखेंगे। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, ये है अपने पास में कार्डियक साइकिल। कार्डियक साइकिल के मेजर जो है 5 स्टेप होते हैं। ठीक है, कौन कितने स्टेप होते हैं, 5 स्टेप होते हैं। 1 बाय 1 5 स्टेप यहाँ पर देख लेते हैं अपन। पहली चीज देखो, उन सबको छोड़ दो, एक बार ये जो थ्योरी है उसको छोड़ दो, ये साइकिल के जो स्टेप्स हैं इनको देख लीजिए। पहला स्टेप यहाँ पे क्या हो रहा है, सेमिलुनार वॉल जो है वो क्लोज हो रहा है।
सेमिलुनार वॉल जो है वो क्या हो रहे हैं, बंद हो रहे हैं। ठीक है, एवी वॉल्स जो है वो भी बंद हो रहे हैं। एवी वॉल बंद होने का मतलब क्या है, एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल जो है वो बंद हो रहे हैं। सेमिलुनार वॉल कौन कौन से हैं अपने पास में, ऑर्टा से जहां पर ऊपर की तरफ ब्लड सप्लाई होता है, मतलब सारे वॉल्व एक तरीके से क्या हो रहे हैं, क्लोज हो रहे हैं। ठीक है, इन वॉल के बंद होने की वजह से हार्ट जो है वो किस मोड पे है, रिलैक्सिंग मोड पे है। हार्ट को कोई अभी टेंशन नहीं है। दूसरा, हार्ट जो है सेमिलुनार वॉल को ओपन कर रहा है और एवी वॉल जो है वो अभी भी बंद है। सेमिलुनार वॉल मतलब ऑर्टिक वॉल खुला और पल्मोनरी वॉल खुला, बट अपने पास एवी वॉल एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल जो है लेफ्ट साइड का राइट साइड के वो अभी भी बंद है। उसके बाद थर्ड स्टेज में क्या हुआ, सेमिलुनार वॉल बंद हो गए। सेमिलुनार वॉल मतलब ऑर्टिक वॉल और पल्मोनरी वॉल बंद हो गए और अपने जो एवी वॉल थे वो तो पहले से ही क्लोज्ड थे। उसके बाद सेमिलुनार वॉल बंद हुए, यहाँ पर देखो सेमिलुनार खुल गए थे, एवी बंद थे। यहाँ पे एवी जो है वो ओपन हो जाएंगे, सेमिलुनार बंद रहेंगे और फिफ्थ में जाके हार्ट जो होता है वो कंप्लीटली सारे वॉल्स को एक साथ में ओपन कर देता है, जिसकी वजह से ब्लड जो इजीली फ्लो करेगा। अब देखो फर्स्ट आपके पास में स्टेप कौन सा है, सिस्टोल या फिर आइसोवोलेमिक कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, फर्स्ट क्या है, हार्ट क्या करेगा, सिस्टोल करेगा। देखो सिस्टोल का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्शन, डायस्टोल का मतलब होता है रिलैक्सेशन। सिस्टोल का मतलब क्या होता है, यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है, और डायस्टोल का मतलब क्या होता है, ये रहा डायस्टोल वर्ड, इसका मतलब होता है रिलैक्सेशन, रिलैक्सेशन। ठीक है, ये देखो पहला सिस्टोलिक मतलब कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है हार्ट। कॉन्ट्रैक्शन के टाइम क्या हुआ, सारे के सारे वॉल, सेमिलुनार वॉल है, ठीक है, अपने ट्राइकस्पिड वॉल, वायुकस्पिड वॉल है, ऑर्टिक वॉल है, अपना पल्मोनरी वॉल है, सारे के सारे वॉल क्या है, एक तरीके से क्लोज्ड है। क्लोज वॉल्व होने की वजह, क्लोजिंग ऑफ एवी वॉल्व इज बिगिनिंग ऑफ सिस्टोल। मतलब अपने जो फर्स्ट ये जो वॉल है, एवी वॉल, एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल, इनका बंद होना सिस्टोल की शुरुआत है। ये वॉल कब बंद होते हैं, जब अपने जो एट्रियम वाले चैम्बर हैं वो भर रहे होते हैं। ठीक है, क्यों, देखो एवी वॉल कहाँ होते हैं, दोनों साइड के बीच में होते हैं। मान लीजिए यहाँ पर प्रेजेंट ये एट्रियम है, ये वेंट्रिकल है और ये है अपना एवी वॉल। अब क्या हुआ, जब ये वॉल भरेगा, जब ये वाला चैम्बर भरेगा तो ये वाला वॉल अगर खुला रहेगा तो ब्लड सीधा नीचे जाएगा ना, और हमें डायरेक्ट ब्लड को ऐसे नहीं भेजना होता, हमें एक पूरा सिस्टम में काम करना है। तो ये वाला वॉल क्लोज रहेगा जब तक ये वाली जो चैम्बर है ये फिल होगा। ये दोनों साइड के चैम्बर्स में, लेफ्ट और राइट दोनों चैम्बर्स के अंदर ये सेम प्रोसेस काम करेगा। तो इन वॉल्स का बंद होना, ये जो वॉल है एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल जो है ये बंद होते हैं तो हमारे हार्ट से एक साउंड प्रोड्यूस होता है, लब साउंड होता है वो। ठीक है, ये अपना फर्स्ट फेज है साइकिल का। दूसरा फेज सिस्टोल या फिर इजेक्शन वाला फेज है। इसमें क्या होगा, सेमिलुनार वाल जो होते हैं वो खुलते हैं। पहले चारों वाल बंद थे, ठीक है, एवी के बंद होने की वजह से वॉल्यूम जो है वो प्रोड्यूस हुआ था, कौन सा, लब साउंड। नेक्स्ट सेकंड फेज के अंदर क्या होगा, सेमिलुनार वॉल मतलब ऑर्टिक वॉल और पल्मोनरी वॉल जो है वो खुलेंगे और अपना जो एवी वॉल है वो अभी भी क्लोज रहेगा। थर्ड प्रोसेस के अंदर क्या हुआ, सारे के सारे वॉल जो है वो बंद हो गए। ठीक है, एवी खुल गए, नीचे वाले चैम्बर्स मतलब वेंट्रिकल्स के अंदर क्या आ गया, ब्लड आ गया। अब वापस से अपने जो एवी वॉल है वो क्या हो गए, बंद हो गए। तो सेमिलुनार पहले से बंद थे, एवी अब बंद हो गए। अब इसकी वजह से क्या होगा, क्लोजिंग ऑफ सेमिलुनार वॉल्व इज द बिगिनिंग ऑफ डायस्टोल। सेमिलुनार वॉल का बंद होना डायस्टोल की शुरुआत करता है। अब क्या होगा, ये सेमिलुनार वॉल जो है इनके बंद होने की वजह से क्या होगा, डब साउंड प्रोड्यूस होगा। पहला साउंड एवी वॉल के बंद होने की वजह से प्रोड्यूस हुआ था, दूसरा साउंड सेमिलुनार वॉल के बंद होने की वजह से प्रोड्यूस होगा, कौन सा, डब साउंड। लब डब साउंड सुना है ना आपने हार्ट का, तो पहला साउंड एवी की वजह से आया, दूसरा साउंड है जो सेमिलुनार वॉल की वजह से आया। थर्ड फेज के अंदर क्या हुआ, डायस्टोल की शुरुआत हो गई और सारे के सारे वॉल जो हैं वो क्लोज हैं। ठीक है, और यहाँ से शुरू हुआ कौन सा, डब साउंड प्रोड्यूस हुआ। फोर्थ स्टेज में क्या होगा, डायस्टोल होगा, रैपिड इनफ्लो होगा। ठीक है, सेमिलुनार वॉल जो है वो स्टिल बंद है, एवी वॉल है वो वापस से ओपन होते हैं। ठीक है, और हार्ट के जो चैम्बर्स हैं उनमें 70 से 80% कैपेसिटी उनकी फिल हो जाती है। कभी भी 100% चैम्बर जो होते हैं वो फिल नहीं होते, 70 to 80% ही फिल होते हैं। ठीक है, एवी वॉल जो है वो ओपन हुए, एवी वॉल के ओपन होने की वजह से अपना जो वेंट्रिकल वाले जो चैम्बर है वो भी फिल हो गए। उनके फिल होने के बाद क्या हो, सेमिलुनार वॉल वापस से क्लोज हुए, एवी वॉल फिर से ओपन हुए। ठीक है, लिटिल चेंज इन द वेंट्रिकुलर वॉल्यूम, और वेंट्रिकुलर वॉल्यूम के अंदर थोड़ा सा चेंज आया।
इतना कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस आपको नहीं देखना, आपको सिर्फ ये याद रखना है। पहले देखो पूरा प्रोसेस आप जानते हो ना, किस तरीके से एट्रियम में ब्लड आएगा, फिर कैसे वेंट्रिकल्स के अंदर जाएगा, फिर कैसे ऑर्टा के अंदर जाएगा, तो वो देखना है। पहले आपके चारों वॉल बंद थे, ठीक है, चारों वॉल बंद होने का मतलब हार्ट जो है वो रिलैक्सिंग मोड पे, डायस्टोलिक मोड पे है। नेक्स्ट आपने क्या किया, सेमिलुनार वॉल मतलब ऑर्टिक वॉल्स को खोला, तो आपके वेंट्रिकल जो थे, वेंट्रिकल्स वाला जो चैम्बर था वो क्या हो गया, खाली हो गया। लेफ्ट वेंट्रिकल पल्मोनरी वेन के अंदर खाली, पल्मोनरी आर्टरी में खाली हो गया। राइट वाला वेंट्रिकल जो है वो किसके अंदर, आपका ऑर्टा के अंदर खाली हो गया, ठीक है। तो उसके बाद में एवी वॉल तो अभी शुरुआत ही नहीं हुई उनकी, वो तो बंद ही है। अब क्या हुआ नेक्स्ट में, सेमिलुनार वॉल जो है, ऑर्टिक और पल्मोनरी वॉल फिर से बंद हो गए, क्योंकि चैम्बर्स खाली हो चुके हैं ना नीचे वाले, और एवी वॉल तो ऑलरेडी क्लोज्ड ही थे। नेक्स्ट प्रोसेस में क्या होगा, सेमिलुनार अभी भी बंद रहेंगे और अपने एवी वॉल जो है वो ओपन हो जाएंगे। एवी वॉल के ओपन होने की वजह से एट्रियम्स के अंदर जो ब्लड था वो ब्लड कहाँ चला जाएगा, अपने वेंट्रिकल्स के पास में चला जाएगा। तो एट्रियम खाली हो जाएंगे, वेंट्रिकल भर जाएंगे। और नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, अपने पास में एट्रियम्स के अंदर एट्रियम्स खाली रहेंगे और वेंट्रिकल जो होते हैं वो फिल्ड होते हैं। ये इसका फिफ्थ स्टेप है। ये तो आपको याद रखना पड़ेगा, पहले कौन सा वॉल खुला और बाद में कौन सा वॉल खुला। पहले दोनों वॉल बंद थे, फिर आपका सेमिलुनार वॉल खुला, फिर आपका वो फिर से बंद हो गया। उसके बाद में आपका एवी वॉल जो है वो वापस से ओपन हुआ, और लास्ट में चारों वॉल जो है वो वापस से क्लोज हो गए। बस इतना सा प्रोसेस है, ठीक है। ये है आपका कार्डियक साइकिल। नेक्स्ट, कार्डियक साइकिल का टाइमिंग वगैरह है 0.8 साइकिल का, 8 मिनट का जो है पूरा साइकिल होता है, ठीक है। कार्डियक साइकिल में ये लिख लेना, पूरा साइकिल कितने टाइम का होता है, 0.8 मिनट, ठीक है। ये पूरा साइकिल जो होता है कार्डियक साइकिल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास में, कंपोजिशन एंड फंक्शंस ऑफ द सलाइवा। सलाइवा का कंपोजिशन क्या है, किस किस से मिलकर बनता है, और उसके फंक्शंस क्या है, काम क्या है। देखिए सलाइवा के कंपोनेंट्स 3 होते हैं, ऑर्गेनिक कंपोनेंट होता है, इनऑर्गेनिक कंपोनेंट होता है, पानी होता है, वाटर होता है, ठीक है। पहले इसी को देख लेते हैं जूम करके थोड़ा सा। पानी सबसे ज्यादा अमाउंट में होता है सलाइवा में, 98.5%, 100 में से 98.5% सिर्फ वाटर का होता है सलाइवा के अंदर। और इसके अलावा ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स का 1% होता है, और रिमेनिंग 0.5% जो है वो इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है। वाटर का तो क्या क्लासिफिकेशन है, ऑर्गेनिक कंपोनेंट का देखिए, इसमें कौन कौन से ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स हैं, एमाइलेज है, म्यूसिन है, ग्लूकोज है, कॉर्टिकोस्टेरोल है, यूरिया है, पेरोक्सीडेज है, लाइसोजाइम, कोर्टिसोल, इम्यूनोग्लोबुलिन्स और ग्लाइकोप्रोटीन्स। ये सारे के सारे ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स जो होते हैं वो सलाइवा के 1% हिस्से में प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट, इनऑर्गेनिक के अंदर सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, फॉस्फेट, कार्बोनेट और सल्फेट, ये सारे के सारे जो है वो इनऑर्गेनिक पार्टिकल्स या फिर कंपोनेंट्स जो है वो सलाइवा में प्रेजेंट होते हैं। ये सारे मिलकर सलाइवा को एक अच्छी कंसिस्टेंसी देते हैं, ताकि फूड जो होता है वो च्यू करने में इजी रहे और उसका डाइजेस्ट मतलब उसको बोलस फॉर्म में कन्वर्ट करने में इजी रहे। नेक्स्ट, इसके फंक्शन क्या क्या है, तो ये देखो, पहला फंक्शन सलाइवा का एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी। माउथ में जो फूड जाता है जरूरी नहीं है कि वो बैक्टीरिया से फ्री ही हो, फ्री ऑफ कंटामिनेशन हो। जो मतलब बैक्टीरियाज होते हैं वो मैक्सिमम किल कर दिए जाते हैं सलाइवा के थ्रू ही। कहाँ पर, अपने माउथ के अंदर ही, तो एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी होती है। नेक्स्ट, बफरिंग एक्शन, मतलब अपने फूड का जो पीएच हमें चाहिए डाइजेशन के लिए, उस पीएच को मेंटेन करने के लिए भी कौन हेल्पफुल है, सलाइवा। नेक्स्ट, टूथ प्रोटेक्शन, अपने दांत जो होते हैं उनको भी प्रोटेक्ट करने का काम करता है कौन, सलाइवा। अदरवाइज हर किसी के दांतों में कैविटी प्रेजेंट होती है, क्योंकि बैक्टीरियाज हम एवरी सेकेंड स्वेलो करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, ओरल म्यूकोसा एंड ईसोफेगस प्रोटेक्शन, हमारे माउथ को प्रोटेक्ट करना है, म्यूकोसा को मेंटेन करना है, और हमारा ईसोफेगस जो होता है वो भी म्यूकोसा के बिना काम नहीं कर सकता ना। म्यूकोसा नहीं होगा तो फूड जो होता है वो स्टक हो जाएगा हमारे ईसोफेगस के अंदर। तो ईसोफेगस का वो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट और सलाइवा उसको क्या बनाता है, एक स्मूथ लेयर बनाता है ईसोफेगस के, ताकि फूड इजीली स्टमक तक पहुंच सके। नेक्स्ट, डाइजेशन, इसमें जो एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं ये हमने बात की थी ना, यहाँ पे एमाइलेज है, म्यूसिन है, और कॉर्टिसोल है, लाइसोजाइम है, ये सारे के सारे किस में हेल्प करते हैं, फूड के डाइजेशन में हेल्पफुल होते हैं। नेक्स्ट, टेस्ट और स्मेल, इन दोनों के लिए भी हेल्पफुल है कौन, सलाइवा। नेक्स्ट, मॉइस्चराइजेशन एंड लुब्रिकेशन, फूड को मॉइस्चराइज करने का काम करती है, और फूड को लुब्रिकेट करने का, या फिर हमारी इंटरनल म्यूकोजा जो है उसको लुब्रिकेट करने का काम कौन करती है, सलाइवा।
ठीक है। सलाइवा के कंपोनेंट्स क्या क्या थे, अपने पास में 98.5% जो भाग है फूड सलाइवा का वो कौन बनाता है, वाटर। उसके अलावा 1% ऑर्गेनिक कंपोनेंट होते हैं, 0.5% इनऑर्गेनिक कंपोनेंट होते हैं। इनऑर्गेनिक कंपोनेंट के अंदर मोस्टली मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, फॉस्फेट वगैरह है वो प्रेजेंट है। 1% ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स के अंदर अपने पास में अमाइलेज है, ठीक है, ट्रिप्सिन है, कॉर्टिसोल है, पेरोक्सिडेज है, लाइसोजाइम है, इम्यूनोग्लोबुलिन है, ग्लाइकोप्रोटीन है, ग्लूकोज है, ये सारे के सारे प्रेजेंट होते हैं। काम क्या क्या है, एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी होती है, बफरिंग मतलब पीएच को मेंटेन करता है, टूथ को प्रोटेक्ट करता है, ओरल और इसोफेगस म्यूकोजा है जो है उसको मेंटेन करता है, डाइजेशन में हेल्पफुल होता है, अपने जो टेस्ट और स्मेल है उसमें हेल्पफुल होता है, और मॉइस्चराइजेशन और लुब्रिकेशन का काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट इतना लिख दोगे तो सफिशिएंट मार्क्स मिल जाएंगे। नेक्स्ट हमसे पूछा गया था ब्लड ग्रुप टाइप कौन कौन से होते हैं। सबको पता है, छोटे बच्चे को भी पता है कि ज्यादा छोटे बच्चे को भी नहीं, मतलब मीडियम मीडियम। हाँ, तो अपने पास में ब्लड ग्रुप जो होते हैं वो 4 टाइप के होते हैं, बट ग्रुपिंग सिस्टम मेनली किससे बनता है, 3 से बनता है, ए बी और ए बी और ओ, ये 4 टाइप्स हैं इसके अंदर। ठीक है, कौन कौन से, ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप ए बी और ब्लड ग्रुप ए सॉरी ओ। ठीक है, ये 4 टाइप हैं, बट वैसे टाइप होते हैं अपने पास में कितने, 8, क्योंकि ए पॉजिटिव, ए नेगेटिव, बी पॉजिटिव, बी नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव, ए बी नेगेटिव, ओ पॉजिटिव, ओ नेगेटिव, तो कितने हो गए टोटल, 4 सॉरी 8। ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव के बेसिस पे, वैसे मेनली ये 4 ही टाइप के होते हैं, ए बी और ओ। देखिए रेड ब्लड का सेल टाइप क्या होगा पर्टिकुलर ब्लड ग्रुप के लिए, तो जो ब्लड ग्रुप का टाइप है वही रेड ब्लड का टाइप होगा। ए के लिए ए होगा, बी के लिए बी, ए बी और ओ। ठीक है, ये इंडिकेट, ये जो एरोज दिख रहे हैं ना आपको, ये इंडिकेट करते हैं एंटीजन और एंटीबॉडी को। पहली चीज ये है अपने पास में एंटीजन, तो ए ब्लड ग्रुप जो होता है उसके ऊपर ए ही एंटीजन प्रेजेंट होता है, बी ब्लड ग्रुप के ऊपर बी एंटीजन होता है, ए बी ब्लड ग्रुप के अंदर ए बी दोनों एंटीजन्स होते हैं, और ओ के ऊपर किसी भी तरीके का कोई भी एंटीजन नहीं होता है। ओ के अंदर किसी भी तरीके का कोई भी एंटीजन नहीं होता है। यही रीजन है कि ओ ब्लड ग्रुप जो होता है वो सबको क्या कर सकता है, ब्लड डोनेट कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट एंटीबॉडीज की प्रेजेंस, जस्ट ऑपोजिट, ए जो है ब्लड ग्रुप उसके ऊपर बी एंटीबॉडी होगी, बी ब्लड ग्रुप के ऊपर ए एंटीबॉडी होगी। ठीक है, ए बी के ऊपर कोई भी एंटीबॉडी नहीं होगी, इसलिए सबसे ब्लड ले सकता है। ठीक है, किसी के लिए एंटीबॉडीज नहीं बनाएगा। ओ जो होता है उसके ऊपर एंटी ए और एंटी बी दोनों एंटीबॉडीज प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा और देख लेते हैं, ये क्या है, यूनिवर्सल रेसिपिएंट, रेसिपिएंट। ठीक है, और ये क्या है, यूनिवर्सल, यूनिवर्सल डोनर। ठीक है, ये है इन दोनों की स्पेशलिटी। वैसे यूनिवर्सल डोनर अगर स्पेसिफिकली एमसीक्यू में पूछा जाए और वहां पे ओ पॉजिटिव और ओ नेगेटिव दोनों ऑप्शन में हो तो आपको ओ नेगेटिव बताना है। ठीक है, इसके अलावा हम बात कर लेते हैं इसके आरएच सिस्टम के बारे में। आरएच सिस्टम, ठीक है, जिसमें जिसके बेसिस पर डिसाइड होता है कि ब्लड ग्रुप पॉजिटिव होगा या फिर नेगेटिव होगा। आरएच एंटीजन जो होता है उसकी प्रेजेंस किसी भी ब्लड ग्रुप को पॉजिटिव बनाती है और उसकी एब्सेंस किसी भी ब्लड ग्रुप को नेगेटिव बनाती है। बस इतना सा ही डिफरेंस है इसके अंदर। अगर हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन की बात करते हैं तो पर्टिकुलर ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए उसी सेम ब्लड ग्रुप का बंदा चाहिए होता है, नेगेटिव पॉजिटिव में भी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते अपन, इसलिए ग्रुपिंग सिस्टम का पता होना जरूरी है। ठीक है, नेक्स्ट थिंग, अगर ओ ब्लड ग्रुप की अपन बात करते हैं तो ओ ब्लड ग्रुप जो होता है यूनिवर्सल डोनर इसलिए है क्योंकि ओ ब्लड ग्रुप के ऊपर किसी भी तरीके का कोई एंटीजन प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं ए बी की, तो ए बी के ऊपर किसी भी टाइप का एंटीबॉडी नहीं होता, इसलिए ये क्या कर सकते हैं, इजीली किसी से भी ब्लड जो है वो रिसीव कर सकते हैं, बट इसमें भी पॉजिटिव नेगेटिव वर्क करता है। ठीक है, समझ आ गया। नेक्स्ट मूव करते हैं अगली स्लाइड की तरफ। नेक्स्ट हमसे क्वेश्चन पूछा गया था फंक्शंस ऑफ द सलाइवा, सलाइवा के क्या क्या, सॉरी फंक्शंस ऑफ द स्किन, स्किन के क्या क्या फंक्शन है। ये जो आपकी एपिडर्मिस, डर्मिस, ठीक है, ये जो लेयर्स हैं इनका क्या क्या काम है। तो स्किन जो होता है उसके ये है फंक्शंस, अलग अलग फंक्शन होते हैं। स्किन जो होता है वो रेगुलेशन का काम करता है, किसका, बॉडी टेम्परेचर के रेगुलेशन का काम करता है, किसके थ्रू,
प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू, फैट के डिपोजिशन के थ्रू और स्वेटिंग के थ्रू, पसीने के थ्रू भी ये क्या करता है, प्रॉपर बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करता है। उसके अलावा विटामिन डी का प्रोडक्शन करने का काम करता है। अगर स्किन की बात करते हैं, स्किन के जो सेंसर्स होते हैं, ठीक है, इसमें सेंसरी फंक्शन कौन कौन से हैं, कोल्ड है, हीट है, पेन, टच और प्रेशर। और अगर बैरियर फंक्शन की बात करें तो बैरियर फंक्शन में वाटर है, बैक्टीरिया वायरस के लिए बैरियर है, और जो सन की वजह से अपने जो उसका सन बर्न होता है उसके लिए भी ये प्रोटेक्शन का काम करता है। अगर सन की जो वो है किरणें जो है वो अगर डायरेक्ट एक्सपोज करती है हमारे ऑर्गन्स पे तो कब के डैमेज हो जाते हैं। तो सन एक प्रोटेक्शन की तरह भी काम करता है। अगर हम बात करते हैं मेजर फंक्शंस की, स्किन के मेजर फंक्शंस के, तो कौन कौन से हैं। पहले बात, इसको याद कर सकते हो आप विद द हेल्प ऑफ शेप एसवी, ठीक है, ये ट्रिक है। एस फॉर शेप का, एस फॉर सेंसेशन, एच फॉर हीट रेगुलेशन, ए फॉर अब्जॉर्प्शन, पी फॉर प्रोटेक्शन, ई फॉर एक्सक्रेशन। किसका एक्सक्रेशन, पसीने का एक्सक्रेशन। नेक्स्ट, एस फॉर सीक्रेशन और वी फॉर विटामिन डी प्रोडक्शन। ये सारे के सारे मेजर फंक्शन है किसके, स्किन के। कौन सा, शेप एस वी, याद हो गया, कोई हार्ड नहीं है उसमें, इजीली लिख दोगे आप लोग। नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन पे अपन मूव करते हैं। अगले क्वेश्चन आपके पास में वेरी शॉर्ट नोट, और ये 2-2 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसमें आपको ज्यादा लिखने की नीड है नहीं, ठीक है। पहली चीज इसमें पूछी गई है फर्टिलाइजेशन। पहला क्वेश्चन इसमें आता है फर्टिलाइजेशन। इमेजेस ज्यादा मैं इसलिए यूज करती हूँ ताकि आपको समझने में इजी रहे, ठीक है। फर्टिलाइजेशन का जो प्रोसेस है उसके अंदर आपको बहुत अच्छे से पता है फर्टिलाइजेशन के अंदर क्या होता है। जो मेंस्ट्रुअल पीरियड होता है उसका जो 14th डे होता है उसमें क्या होता है, ओव्यूलेशन के सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं, ठीक है। तो माना जाता है कि 11th डे टू 19th डे जो होता है मेंस्ट्रुअल पीरियड का, उस ड्यूरेशन में सेक्सुअल इंटरकोर्स जो होता है वो फर्टिलाइजेशन को कोज कराता है, क्योंकि ओवम जो होता है वो अपने टाइम पे फिक्स 14th डे पे रिलीज हो ऐसा जरूरी नहीं है, पहले भी रिलीज हो सकता है, बाद में भी रिलीज हो सकता है। दूसरी चीज, ओवम मान लो 14th डे पे रिलीज भी हो गया तो 3 दिन तक वो जिंदा रहता है। ओवम के अंदर फर्टिलाइजेशन की कैपेसिटी होती है, 14th डे पे रिलीज हुआ तो 17वें दिन तक तो वो लाइव ही है, ठीक है। 14 डे पे रिलीज हो गया, यू आर थिंकिंग लाइक हाँ ठीक है अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट 17th डे तक अगर स्पर्म के कांटेक्ट में वो आया तो फर्टिलाइज होगा। इसलिए जो रिस्की पीरियड माना जाता है प्रेगनेंसी के लिए वो होता है 11 to 19th डेज। अब बात करते हैं इस ड्यूरेशन की। अब क्या होता है, ओवम जैसे रिलीज हुआ, सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ फीमेल की जो वजाइना या वल्वा है उसके थ्रू, यूट्रस से, सर्विक्स से होते हुए, फलोपियन ट्यूब्स के थ्रू जो स्पर्म होता है वो कहाँ पहुंचा, इस्थमस के अंदर, ठीक है, एम्पुला के अंदर पहुंचा, सॉरी नॉट इस्थमस, एम्पुला के अंदर पहुंचा। एम्पुला के अंदर क्या हुआ, उसका फर्टिलाइजेशन हुआ ओवम के साथ में। ओवम इज वेटिंग दैट कम एंड जॉइन मी, तो वहां पे फर्टिलाइजेशन हुआ। फर्टिलाइजेशन के बाद में जो फर्टिलाइज्ड एग है, ठीक है, स्पर्म और ओवम का जो एक शेप है वो वापस से किसके अंदर जाएगा, यूट्रस के अंदर जाएगा ओविडक्ट से होते हुए और वहां पर इम्प्लांट हो जाएगा। ये है फर्टिलाइजेशन का पूरा प्रोसेस। इसके अंदर देखो क्या हुआ, ये अपना ओवरी है, ओवरी से क्या हुआ, ओवुलेशन हुआ, और यहाँ से ये ओवम जो होता है वो कहाँ पहुंच गया, सेकेंडरी ओसाइट कहाँ पहुंच गया, अपने फिम्बरी के पास में गया। फिम्बरी से फिर कहाँ मूव कर गया, ये अपने पास में एम्पुला के अंदर, यूटेराइन ट्यूब के अंदर है, जहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये ब्लू कलर के जो स्पर्म्स हैं इनके साथ में ओवम का क्या हुआ, फर्टिलाइजेशन हुआ। फर्टिलाइजेशन के बाद में पहली स्ट्रक्चर भी नहीं, फर्टिलाइज्ड एग, ठीक है। उसके बाद में इनका क्लेवेज हुआ, एक सेल जो थी वो 2 सेल्स के अंदर डिवाइड हुई तो क्लेवेज बना। ये जो 2 हैं ये 4 के अंदर डिवाइड हुई, 2 4 के अंदर डिवाइड हुई, 4 जो है वो फर्दर 8 के अंदर डिवाइड हुई, 8 16 के अंदर डिवाइड हुई। इस तरीके से डिवाइड होते होते एक शेप बना लेती हैं जिसमें फ्लूइड फिल्ड कैविटी भी होती है और फर्टिलाइज्ड सेल्स भी होती है। तो यहाँ पर बना अपने पास में क्या, ब्लास्टोसिस्ट, ठीक है। ये ब्लास्टोसिस्ट जो होता है ये जाके यूट्रस की जो इंटरनल लेयर होती है कौन सी, एंडोमेट्रियम, कौन सी लेयर, एंडोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम के ऊपर जाके क्या हुआ, इम्प्लांट हो गया, और इस तरीके से फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस कंप्लीट। ये देखो फर्टिलाइजेशन इम्प्लांटेशन का प्रोसेस, इसमें क्या हुआ, लुक एट हियर, डे फर्स्ट जैसे यहाँ से एग रिलीज हुआ, ये फर्टिलाइजेशन हो गया, तो डे 1 पे क्या हुआ, फर्टिलाइज्ड एग जो था जाइगोट के अंदर था,
ठीक है, अब ये क्या हुआ, इसका क्लेवेज हुआ, फर्स्ट क्लेवेज हुआ, 2 सेल की स्ट्रक्चर बनी, कौन से दिन पे, फर्टिलाइजेशन के सेकंड डे पे। कौन सी स्ट्रक्चर बनी, 2 सेल्स वाली। 3 से 4 दिन की अगर बात करते हैं तो 4 सेल वाली स्ट्रक्चर बनेगी। उसके बाद में 8 सेल वाली स्ट्रक्चर बनेगी मोरूला। मोरूला के बाद में 8 सेल वाली स्ट्रक्चर बनेगी डे 4 पे। 4 दिन पे डबल हो जाएगी, सेल्स कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी, मोरूला बनेगा। ठीक है, मोरूला के बाद में अर्ली ब्लास्टोसिस बनेगा। क्या बनेगा, अर्ली ब्लास्टोसिस्ट बनेगा 5वें दिन पे। 5वें दिन पे क्या बनेगा, अर्ली ब्लास्टोसिस्ट बनेगा। उसके बाद में लेट ब्लास्टोसिस बनेगा कब, 6 से 7 दिन में। ठीक है, जिसके अंदर एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी भी बन जाएगी। अब ये फ्लूइड फिल्ड कैविटी जो होती है, ये लेट ब्लास्टोसिस 8 से, फर्टिलाइजेशन आज हुआ तो आज के 8 से 9 दिन बाद में ये एग जो होता है ये यूट्रस की वॉल पर जाकर क्या हो जाता है, इम्प्लांट हो जाता है। ये है फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस। ठीक है, इसमें आप जब भी लिखोगे तो आपको मेनली लिखना है फर्टिलाइजेशन के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो डेज होते हैं, ड्यूरेशन कौन सा होता है। तो वैसे मैक्सिमम तो 14th डे पे होता है, बट इसका हो सकता है अप्रोक्सीमेटली जैसे कि 11 टू 19th डे का ड्यूरेशन जो होता है वो फर्टिलाइजेशन के लिए बेस्ट होता है। क्या होता है फर्टिलाइजेशन के बाद में, एक सेल स्ट्रक्चर कितने दिन पे बनती है, 2 सेल स्ट्रक्चर कब बनती है, 3 सेल या 4 सेल स्ट्रक्चर कब बनेगी, 8 सेल स्ट्रक्चर कब बनेगी, 16 कब बनेगी, ब्लास्टोसिस्ट कब बनेगा, इम्प्लांट कब होगा, ये सारी चीजें आपको फर्टिलाइजेशन में लिखनी होती है। अंडरस्टूड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ये तो क्वेश्चन नंबर सी आ गया ना एक ही बार डायरेक्ट। ओके, उसके बाद पूछा गया था फंक्शंस ऑफ हाइपोथैलेमस। ठीक है, तो अपन यहीं पे डिस्कस कर लेते हैं इसको, सेकंड क्वेश्चन को। फंक्शंस ऑफ हाइपोथैलेमस, आपको पता है हाइपोथैलेमस जो होता है उस वो अपने पास बहुत इंपॉर्टेंट सी ग्लैंड होती है, मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं इसको, मतलब पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है उसको भी ये क्या करता है, रेगुलेट करने का काम करता है। तो पहली चीज तो हाइपोथैलेमस को क्या बोलते हैं, मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड, मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। और मास्टर ग्लैंड कौन सी आपको पता है, पिट्यूटरी। तो इसके हमसे पूछे गए हैं फंक्शन, क्या क्या काम करता है ये हाइपोथैलेमस। पहली चीज, ये टेम्परेचर रेगुलेशन का काम करता है। क्या करता है, टेम्परेचर रेगुलेशन। क्या करेगा, टेम्परेचर को रेगुलेट करेगा। दूसरा, अपनी जो भूख और प्यास होती है उसका नियंत्रण भी हाइपोथैलेमस करता है। तो ये क्या करेगा, हंगर और थर्स्ट दोनों को रेगुलेट करेगा। ठीक है, हंगर एंड थर्स्ट रेगुलेशन, थर्स्ट रेगुलेशन। हंगर और थर्स्ट मतलब भूख और प्यास दोनों को कौन नियंत्रित करेगा, हाइपोथैलेमस नियंत्रित करेगा। नेक्स्ट, अपना जो स्लीप वेक साइकिल होता है, स्लीप वेक साइकिल, जागने और सोने की जो प्रोसेस है उसको भी कौन रेगुलेट करता है, हाइपोथैलेमस रेगुलेट करता है। नेक्स्ट, अपना इमोशनल जो भी पीरियड है या फिर अपन बोल सकते हैं अपने जो इमोशंस होते हैं उनको भी कौन रेगुलेट करता है, हाइपोथैलेमस। ठीक है, इमोशनल रेगुलेशन, और इमोशनल रेगुलेशन को मेंटेन करेगा। और अपने हार्मोन्स जो होते हैं उनको भी कौन नियंत्रित करता है, हाइपोथैलेमस। तो हार्मोनल, हार्मोनल रेगुलेशन, हार्मोनल रेगुलेशन, ये सारी चीजें रेगुलेट करने का काम कौन करता है, हाइपोथैलेमस करता है। अंडरस्टूड। तो ये इसके मेन मेन फंक्शंस हैं, इनके बारे में थोड़ा थोड़ा आप एक्सप्लेन कर दोगे तो 2 नंबर इजीली आपको मिल जाएंगे। ठीक है, बट ये पॉइंट जरूर लिखना, और हमेशा पॉइंट्स जो होते हैं उनको ब्लैक पेन से हाईलाइट किया करो, अच्छा रहता है। ठीक है, कुछ लोग सेम ही पेन यूज करते हैं, वो सही नहीं है। नेक्स्ट हमसे पूछा गया है नर्व इम्पल्स कंडक्शन। नेक्स्ट हमसे पूछा था नर्व इम्पल्स कंडक्शन। ठीक है, आपको पता है कि एक नर्व जो होती है दूसरे नर्व को क्या करती है, मैसेजेस को ट्रांसमिट करती है। तो वो प्रोसेस हमसे पूछा गया था किस तरीके से कंडक्शन होता है। पहली चीज आपको ये समझ आ रही होगी कि ये वाला जो पोर्शन है ये कौन सा है, ये स्ट्रक्चर है 2 न्यूरॉन्स के बीच का। 2 न्यूरॉन जो होते हैं वो आपस में कनेक्टेड है इस स्ट्रक्चर के थ्रू, और क्या कर रहे हैं, इम्पल्स का ट्रांसमिशन कर रहे हैं। तो सबसे पहले ये लोग क्या करते हैं, जो प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन है, ये पहले वाला न्यूरॉन है, ये पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन है। ये क्या है, प्री सिनेप्टिक, प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन, और ये क्या है अपने आपके पास में पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन, पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन। ठीक है,
ये पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन है, इन दोनों के बीच में इम्पल्सेस का हो रहा है ट्रांसमिशन। पहली चीज जो एक्शन पोटेंशियल होते हैं वो टर्मिनल की तरफ आ जाते हैं। एक्शन पोटेंशियल कौन से, जो मैसेजेस हमें मिले हैं ना, मैसेजेस के इम्पल्स, वो एंड की तरफ आ जाते हैं न्यूरॉन्स के, ठीक है, आ गए। अब एक्सॉन टर्मिनल्स जो होते हैं, ठीक है, ये है सिनेप्टिक वेसिकल्स। ये क्या है, सिनेप्टिक वेसिकल्स। यहाँ आपके पास में सिनेप्टिक वेसिकल, सिनेप्टिक वेसिकल्स के अंदर क्या है, न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं जो इन्हें ट्रांसमिट करने हैं। तो ये सेकेंडली क्या करेंगे, जैसे ही ये यहाँ पर आई एक्शन पोटेंशियल्स यहाँ पर आ गए, कलेक्ट हो गई ये सिनेप्टिक वेसिकल्स, अब क्या होगा, इनको वोल्टेज मिलेगी, मतलब इनके कैल्शियम चैनल्स जो होते हैं वो एंटर होंगे और दूसरे जो पोस्ट सिनेप्टिक नोड है वहां पर एंटर करेंगे। तो इनके कैल्शियम चैनल ओपन हुए, देखो यहाँ पर कैल्शियम का कॉम्पोनेंट आपको दिख रहा है, इनके कैल्शियम चैनल ओपन हुए, ये जो स्ट्रक्चर है अपने सिनेप्टिक वेसिकल है, ये ओपन होके यहाँ पर अपने कैल्शियम चैनल्स, कैल्शियम एक्सोन्स जो होते हैं उनको इस सिनेप्टिक ड्राफ्ट के अंदर, इसको क्या बोलते हैं, सिनेप्टिक क्लेफ्ट बोलते हैं, सिनेप्टिक क्लेफ्ट के अंदर अपने कैल्शियम्स को डाल देगा, कैल्शियम चैनल्स को। थर्डली इसके बाद में क्या होगा, अपने जो कैल्शियम चैनल्स हैं वो नेक्स्ट पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन्स के अंदर क्या कर देगा, एंटर कर देगा, ठीक है। ये किस में एंटर करेगा, पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन्स के अंदर एंटर करेगा। पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन में एंटर होने के बाद में जो न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं वो क्या हो जाएगा, इनके थ्रू ये जो इसके पर्टिकुलर क्या बने हुए हैं, रिसीवर्स, रिसेप्टर्स बने हुए हैं, इन रिसेप्टर्स के थ्रू पोस्ट सिनेप्टिक चैम्बर्स जो होते हैं वो क्या करेंगे, अपने जो इम्पल्सेस हैं उनको ग्रहण कर लेंगे, क्योंकि पर्टिकुलर रिसेप्टर लगे होते हैं पर्टिकुलर टाइप के मैसेजेस को, इम्पल्स को रिसीव करने के लिए। तो इन इम्पल्सेस ने क्या किया, अपने मैसेजेस को रिसीव किया। इम्पल्सेस को रिसीव करने के बाद में नेक्स्ट स्टेप इनका क्या होगा, ये बाइंड करते हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स को आपस में। ये देखो यहाँ पर बाइंडिंग हो रही है, ये न्यूरोट्रांसमीटर जो है इसको कनेक्ट कर लिया, जोड़ लिया गया है किसके साथ में, अपनी जो सेल वॉल होती है एक तरीके से उसके साथ में, ठीक है। आयन चैनल्स को इसमें क्या कर लिया, कनेक्ट कर लिया, जोड़ लिया गया है। उसके बाद में ये यहाँ से होते हुए क्या हुआ, सेल्स के पास में इसका रीअपटेक हो जाएगा। रीअपटेक का क्या मतलब है, यहाँ तक आ गया, अब ये आगे की तरफ ट्रांसमिट होगा। ये इस सेल के थ्रू देखो यहाँ से ये क्या हो गया, अंदर चला गया, अब इस सेल के थ्रू ये बाहर से होते हुए दूसरी नर्व के अंदर एंटर हो जाएगा। इस तरीके से इसका टर्मिनेशन होता है, समझ आया। प्री सिनेप्टिक नोड और पोस्ट सिनेप्टिक नोड आपस में कनेक्टेड होते हैं। पहले जो एक्शन पोटेंशियल्स होते हैं वो एकदम जो एंड होते हैं वहां पर आ जाएंगे सेप्टिक वेसिकल्स के फॉर्म में। सेप्टिक वेसिकल्स जो होते हैं वो पर्टिकुलर आयंस जो है उनके कैल्शियम आयन, मोस्टली कैल्शियम चैनल्स को ओपन कर देगा, जिसकी वजह से जो सिनेप्टिक क्लेफ्ट होती है उसके अंदर कैल्शियम चैनल्स जो होते हैं वो आ जाते हैं। उसके बाद में जो रिसेप्टर्स हैं पोस्ट सिनेप्टिक नोड के, वो रिसेप्टर्स पर्टिकुलर उनको चैनल्स को क्या करेंगे, रिसीव करेंगे। रिसीव करने के बाद अपनी जो सेल मेम्ब्रेन है उसमें उसको कनेक्ट कर लेंगे, बाइंड करने का काम करेंगे। बाइंडिंग के बाद में क्या करेंगे, इनको वापस एंजाइम्स की वजह, एंजाइम्स की हेल्प से इसको क्या करेंगे, एंजाइमेटिक डिग्रेडेशन होगा पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन्स के अंदर, और ये डिफ्यूजन की प्रोसेस के थ्रू न्यूरोट्रांसमीटर्स को क्रॉस करते जाते हैं और आगे की तरफ इम्पल्सेस को ट्रांसमिट करते जाते हैं। ये है इसका पूरा का पूरा प्रोसेस, जिसमें सिर्फ आपको स्पेसिफिक नाम याद रखने, जैसे प्री सिनेप्टिक, पोस्ट सिनेप्टिक, सिनेप्टिक वेसिकल्स, कैल्शियम चैनल्स का नाम याद रखना है। उसके अलावा आपको सिनेप्टिक क्लेफ्ट का नाम याद रखना है, एक ये जो बाइंडिंग वाले जो रिसेप्टर्स हैं उनको नाम याद रखना है, बस कि आप इजी वे के अंदर भी ये स्ट्रक्चर बना सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट मूव करते हैं अपने पास में। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, जस्ट अ सेकेंड ना, इससे पहले अपना शायद 3 ही क्वेश्चन अभी तक कंप्लीट किए हैं अपन ने। एक क्वेश्चन और रह गया क्या इसमें, हाँ इसमें एक और क्वेश्चन रह गया, GFR, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट क्या होता है। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, अपने जितने भी न्यूरॉन नेफ्रॉन्स है, दोनों किडनीज के जितने भी नेफ्रॉन्स हैं वो 1 मिनट में कितना जो है वो क्या करते हैं, यूरिन बनाते हैं, मतलब कितना फिल्टर करते हैं ब्लड को, कितना वेस्ट प्रोडक्ट्स जो होते हैं उनको कलेक्ट करते हैं, सेपरेट करते हैं, उसको अपन क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। ग्लोमेरुलस जो है उसके अंदर 1 मिनट में दोनों न्यूरॉन्स का कंबाइंडली कितना फिल्ट्रेशन होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, ठीक है। तो इसको इजी भाषा में बोल सकते हैं फिल्ट्रेशन बाय
ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलाई लिख देते हैं, ग्लोमेरुलाई ऑफ बोथ किडनीज नेफ्रॉन्स, इसको अपन क्या बोलते हैं, जीएफआर। अब ये जीएफआर होता कितना है, पर मिनट लिख देते हैं, नेफ्रॉन्स पर मिनट, पर मिनट, 1 मिनट में कितना होता है उसको जीएफआर बोलते हैं। ये जीएफआर का रेट क्या होता है अपने पास में, 125 ml पर मिनट, 125 ml पर मिनट, ये इसका रेट होता है। और अगर अपन बात करते हैं 24 आवर्स की, ठीक है, तो 180 लीटर पर डे, 180 लीटर पर डे क्या करता है, यूरिन बनाता है। बट इतना यूरिन पास नहीं होता, क्योंकि लगभग यूरिन जो होता है वो हमारी जो लूप है, अपना जो नेफ्रॉन का आगे का स्ट्रक्चर है उसके थ्रू क्या कर ली जाती है, कलेक्ट कर ली जाती है। ठीक है, तो ये आपका ये क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट अपने आगे वाले क्वेश्चंस पे मूव करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, एमसीक्यूज पे आ गए हैं अपन। एमसीक्यूज में फर्स्ट एमसीक्यू है, विच आई पार्ट असिस्ट इन द अकोमोडेशन ऑफ द नियर विजन। नियर विजन, पास का दृश्य देखने के लिए कौन सा आई पार्ट जो होता है वो हमें अकोमोडेट करता है, हेल्प करता है। तो पहले उसके लिए ये समझ लीजिए, ये नियर विजन का डायग्राम है और ये आपका डिस्टेंट विजन का डायग्राम है। नियर विजन के डायग्राम के अंदर देखो, नियर विजन के डायग्राम के अंदर क्या हो रहा है, अपने जो ये जो सीलियरी मसल्स हैं ये कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, स्क्वीज हो रही है। ठीक है, उसके अलावा हमारे जो लिगामेंट्स हैं वो भी रिलैक्स हो रहे हैं। मसल स्क्वीज हुई, लिगामेंट्स रिलैक्स हो गए। कोई चीज खींचेगी तो उसके नीचे वाली चीज तो फैलेगी ना, तो मसल्स, लिगामेंट्स जो है रिलीज हो गए। क्रिस्टलाइन लेंस जो होता है वो मोटा हो जाता है। ये जो लेंस है आपको दिख रहा है, ये क्या हो जाएगा, थिक हो जाएगा। क्रिस्टलाइज लेंस थिक हो जाएगा, कौन से प्रोसेस के अंदर, नियर विजन के प्रोसेस के अंदर। दूसरी चीज देखते हैं, डिस्टेंट प्रोसेस के अंदर सीलियरी मसल्स जो होते हैं कैसे हो जाएंगी, रिलैक्स हो जाएंगी। इसमें कॉन्ट्रैक्ट हो रही थी, इसकी वजह से लेंस फ्लैटन फॉर द शॉर्ट फोकल लेंथ। लेंस जो होता है वो शॉर्ट फोकल लेंथ के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, फ्लैट हो जाएगा। पहले लेंस थिक हो रहा था, अब लेंस फ्लैट हो जाएगा। लिगामेंट्स बिकम टेंस्ड एंड पुल ऑन द लेंस। लिगामेंट्स क्या हो जाएंगे, टेंशन में आ जाएंगे, मतलब लिगामेंट्स के ऊपर प्रेशर बढ़ जाएगा। यहाँ लिगामेंट्स रिलैक्स हो गए तो उल्टा प्रोसेस है एक तरीके से। तो इसमें हमसे ये पूछा था कि कौन सा आई पार्ट जो होता है वो नियर विजन के लिए क्या करता है, अकोमोडेट करता है। ठीक है, तो अकोमोडेशन के लिए कौन कौन सी चीजें यहाँ पे, रेटिना है क्या, नहीं, इसमें तो कोई रोल ही नहीं है, रेटिना के ऊपर तो इमेज बनती है। दूसरा प्यूपिल्स, प्यूपिल्स का क्या रोल है, प्यूपिल्स जो होते हैं वो तो कॉन्ट्रैक्ट करने का, रिलैक्स करने का काम करते हैं। नेक्स्ट, आइरिस का कोई रोल है क्या यहाँ पे, नहीं, आइरिस तो कुछ नहीं कर रहा, बट एक चीज जरूर हो रही है यहाँ पे, क्रिस्टलाइन लेंस जो होता है वो कैसा हो रहा है, थिक। लेंस कैसा हो रहा है, क्रिस्टलाइज्ड हो रहा है और थिक हो रहा है, जिसकी वजह से ये देखने में, पास की चीजें देखने में हमें हेल्प करता है। अंडरस्टूड। नेक्स्ट, नेक्स्ट एमसीक्यू में हमसे पूछा गया था, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो होता है वो कौन सीक्रेट करता है, कौन सा हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन देख लेते हैं कौन सी ग्लैंड सीक्रेट करती है। पहली चीज तो ये देखो, ढूंढ लेते हैं इस पूरे के पूरे फ्लो चार्ट के अंदर थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहाँ है। ठीक है, पहले तो अपन देखते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी कौन कौन से हार्मोन्स को रिलीज करता है। पोस्टीरियर पिट्यूटरी रिलीज करता है एडीएच को, ठीक है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन को रिलीज करता है जो कि वाटर बैलेंस के लिए हेल्पफुल होता है। ऑक्सीटोसिन को प्रोड्यूस करता है जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो होता है उसके ऊपर काम करता है और बर्थ जो होता है उसमें हेल्पफुल होता है। ठीक है, यहाँ तो दोनों मुझे लगे नहीं, इसके तो एडीएच है और ऑक्सीटोसिन है, तो इन दोनों का तो हमसे पूछा ही नहीं। हमसे तो क्या पूछा था, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन टीएसएच का पूछा था। अब देखें यहाँ आ जाते हैं अपन, एंटीरियर पिट्यूटरी जो होती है वो गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन को रिलीज करता है। गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जो होता है वो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो होता है उसके ऊपर एक्ट करता है। ठीक है, जो कि हमारे सेक्स हार्मोन्स हैं। नेक्स्ट, थायराइड रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है, थायराइड रिलीजिंग हार्मोन जो होता है वो टीएसएच को स्टिमुलेट करता है। हमें जो चाहिए था वो हमें मिल गया, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो कि थायराइड ग्लैंड के ऊपर एक्ट करेगा और थायराइड हार्मोन जो होता है उनके प्रोटेक्शन, मतलब T3 T4 को रिलीज करने के लिए हमारी हेल्प करेगा। तीसरी चीज पीआरएच हार्मोन, पीआरएच हार्मोन पीआरएल हार्मोन को क्या करता है, प्रोवोक करता है, जो कि मेमोरी ग्लैंड्स के ऊपर एक्ट करती है और मिल्क प्रोडक्शन का काम करती है। प्रोलैक्टिन हार्मोन है, प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन
प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन जो होता है वो मेमोरी ग्लैंड्स के ऊपर काम करेगा और मिल्क प्रोडक्शन कराएगा। ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन GHRH, ठीक है, ये ग्रोथ हार्मोन को रिलीज करता है जो कि लीवर, बोन और मसल्स के ऊपर काम करेगा और अपनी ग्रोथ को बढ़ाने का काम करेगा। दूसरा कॉर्टिकोट्रॉफिक रिलीजिंग हार्मोन, कॉर्टिकोट्रॉफिक रिलीजिंग हार्मोन जो होता है वो ACTH के ऊपर काम करेगा, एड्रेनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन के ऊपर जो कि एड्रेनल ग्लैंड पे काम करेगा और ग्लूकोकॉर्टिकोइड के प्रोडक्शन में हेल्पफुल रहेगा। तो अपना जो TSH है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है वो कहाँ मिला हमें? एंटीरियर पिट्यूटरी के अंदर। तो इसको टिक कर देते हैं। पहली चीज तो ये कि थाइमस ग्लैंड इसको रिलीज कर नहीं सकती, थायराइड ग्लैंड भी रिलीज नहीं कर सकती, ये दोनों ऑप्शन तो सीधे सीधे गए। पोस्टीरियर पिट्यूटरी दो ही हार्मोन रिलीज करती है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन और ऑक्सीटोसिन हार्मोन, ठीक है। तो बाकी बचे जितने भी हार्मोन वो सब कौन रिलीज करेगा? एंटीरियर पिट्यूटरी रिलीज करेगी। अंडरस्टूड? नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रेनियल नर्व इज मोटार? मोटार क्रेनियल नर्व का यहाँ पे पूछा गया है। आई जस्ट डोंट थिंक कि ये क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट है। इसमें विजन का हमसे पूछा गया था, ठीक है, इसमें विजन का हमसे पूछा गया था जो कि यहाँ पे क्वेश्चन जो है वो अधूरा है, आई थिंक, मेरे को ऐसा लगता है। पहले फिर भी हमारा मेन पर्पस तो आपको चीजें समझाना है, तो हम देख लेते हैं। ब्रेन जो होता है ना, उसमें अलग अलग जगह से कितनी क्रेनियल नर्व्स निकलती हैं अपने पास में? टोटल 12 क्रेनियल नर्व्स जो होती हैं वो अराइज होती हैं। इन क्रेनियल नर्व्स के अंदर कौन कौन सी चीजें? पहली क्रेनियल नर्व कौन सी है? ऑल्फैक्टरी। ऑल्फैक्टरी मतलब स्मेल, ठीक है। कोई भी चीज को खाने से पहले अगर आपकी आंखें बंद है तो आप क्या करोगे? चीज को स्मेल कर सकते हो, इससे याद रखना। पहला ऑल्फैक्टरी। दूसरा ऑप्टिक, ठीक है, जैसे आपको खुशबू, आप देखोगे चारों तरफ की क्या बना है तो आपने ऑप्टिक कर दिया। नेक्स्ट ओक्यूलोमोटर, ट्रोक्लियर और एब्ड्यूसेंस, ये तीनों आई मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। आपने जैसे ही देखा तो आपकी आंखें टिमटिमाने लग गई कि वाह कितना अच्छा खाना है। नेक्स्ट ट्राइजेमिनल नर्व। ट्राइजेमिनल नर्व जो होती है वो साइनसेस में हेल्पफुल होती है, जो मसल्स के ऊपर एक्ट करती हैं और फेस जो सेंसरी फेस जो होता है उसके ऊपर एक्ट करती है। नेक्स्ट फेशियल क्रेनियल नर्व। फेशियल क्रेनियल नर्व जो होती है वो हमारी टेस्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, एज वेल एज ये फेशियल मसल्स हैं जो फेशियल मूवमेंट्स जो होते हैं उनको भी हेल्प करती है। नेक्स्ट ऑडिटरी मसल्स, उसका नाम क्लियरिफाई कर रहा है आपको। ऑडिटरी, ऑडियो का मतलब क्या होता है? सुनना ना, तो ऑडिटरी क्रेनियल नर्व जो होती है वो भी आपके सुनने के लिए, हियरिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। नेक्स्ट ग्लोसोफेरिंजियल नर्व जो होती है हमारी थ्रोट और लैरिंग्स, हमारा थ्रोट और लैरिंग्स के ऊपर काम करती है और हमारे टेस्ट में हेल्पफुल होती है। नेक्स्ट वेगस नर्व जो होती है वो इंटरनल ऑर्गन्स के ऊपर एक्ट करती है। हाइपोग्लोसल नर्व जो होती है वो हमारी टंग जो होती है उसके मूवमेंट्स के लिए हेल्पफुल होती है। नेक्स्ट स्पाइनल एक्सेसरी मसल जो होती है वो नेक और अपर बैक जो होती है उसकी मसल्स के ऊपर एक्ट करती है, ठीक है। तो हमसे पूछा गया था इस क्वेश्चन के अंदर विजन के बारे में, ठीक है। तो विजन के लिए कौन से नर्व रिस्पॉन्सिबल है? ऑप्टिक नर्व रिस्पॉन्सिबल है। अंडरस्टूड? मैंने इसको याद रखने का एक ट्रिक जो है वो हमारे ऑनलाइन क्लासेस के अंदर भी आपको बताया गया है इजीली, तो आप वहां से ये चीजें देख सकते हो। अभी इतना टाइम नहीं है कि हम एक एक चीज जो होती है उसको एक्सप्लेन कर सके यहाँ, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन अपने पास में कि थैलेसीमिया जो होता है वो कौन सी नॉर्मल प्रोडक्शन से रिलेटेड है? तो ये डायग्राम आपको बता रहा होगा कि अपनी जो आरबीसीज होती है उसकी शेप जो होती है वो बदल गई है, जिसकी वजह से हमें थैलेसीमिया हुआ है, ठीक है। आरबीसीज की शेप बदल गई, डब्ल्यूबीसी के शेप पे कोई भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं आया है। तो न्यूट्रोफिल्स बोलते हैं कि इसको आरबीसीज को? नहीं बोलते। हीमोग्लोबिन बोलते हैं कि आरबीसी को? नहीं बोलते। थ्रोम्बोसाइट्स बोलते हैं, प्लेटलेट को बोलते हैं। भैया क्या पागल बना रहे हो? नेक्स्ट प्रोथ्रोम्बिन, तो प्रोथ्रोम्बिन मतलब रेड ब्लड सेल्स की जो स्ट्रक्चर होती है उसके अंदर चेंजेस आ जाते हैं, ठीक है, जिसको अपन क्या बोलते हैं? थैलेसीमिया बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में, विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम इज प्रेजेंट इन सलाइवा? सलाइवा के अंदर कौन सा एंजाइम प्रेजेंट होता है? ये तो मैंने जस्ट आपको अभी प्रीवियस क्लास के अंदर ही बताया था ना। तो कौन सी इसमें कौन सा वो प्रेजेंट होता है आपके पास में? एंजाइम प्रेजेंट होता है सलाइवा के अंदर। पेप्सिन होता है? नहीं होता पेप्सिन। पेप्सिन तो देखो यहाँ पे प्रेजेंट है, और ये स्ट्रक्चर किसका है? स्टमक का। ये स्ट्रक्चर किसका है? स्टमक का स्ट्रक्चर है। पेप्सिनोजन जो होता है, पेप्सिनोजन तो पेप्सिन से ही बनता है, पेप्सिनोजन से ही पेप्सिन बना है, तो ये भी नहीं हो सकता। दूसरा ऑल ऑफ द वो, पेप्सिन और पेप्सिनोजन ही नहीं है तो कहाँ से हो गए? दोनों तो स्टमक के अंदर थे। तो हमारे सलाइवा में क्या प्रेजेंट होता है? अमाइलेज प्रेजेंट होता है, ठीक है। नेक्स्ट और आपका
क्वेश्चन है, एंजाइम सीक्रेटेड बाय द किडनी दैट इज इन्वॉल्व इन द कंट्रोल ऑफ ब्लड प्रेशर। कौन सा एंजाइम किडनी में होता है जो कि हमारे बीपी को नियंत्रित करता है? तो ये तो सबको पता है, इरिथ्रोपोइटिन नहीं करता, एंजियोटेंसिन नहीं करता, यूरोबिलिन तो करता ही नहीं है। नेक्स्ट, रेनिन करता है। और किस तरीके से एक्ट करेगा रेनिन? देखो, अगर हमारा बीपी जो होता है वो क्या हुआ, थोड़ा सा भी बीपी अगर कम हुआ, ठीक है, बीपी अगर कम हुआ तो कम होने की वजह से क्या होगा, किडनी हमारी रेनिन रिलीज करेगी। रेनिन रिलीज करने की वजह से क्या होगा, लीवर से जो एंजियोटेंसिनोजन रिलीज हुआ था, एंजियोटेंसिनोजन फर्स्ट के अंदर क्या कर दिया जाएगा, ब्रेक चेंज कर दिया जाएगा, किसके थ्रू, रेनिन के थ्रू। ठीक है, रेनिन रिलीज हुआ, जैसे ही किडनी का ऊपर नीचे बैलेंस डगमगाया तो लीवर से रिलीज होता है ऐसा एंजियोटेंसिनोजन। ठीक है, एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन फर्स्ट के अंदर तोड़ा, किसने, रेनिन ने। ठीक है, उसके बाद में लंग से रिलीज होता है एसीई, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, जो कि एंजियोटेंसिन फर्स्ट को किस में कन्वर्ट करेगा, एंजियोटेंसिन सेकंड के अंदर कन्वर्ट करेगा। ठीक है, एंजियोटेंसिन सेकंड जो होता है वो किसके ऊपर एक्ट करेगा, अपने ये एड्रिनल ग्लैंड के ऊपर एक्ट करेगा और एल्डोस्टेरोन को सीक्रेट करेगा। एल्डोस्टेरोन जो होता है वापस किडनी के ऊपर एक्ट करेगा और किडनी को बोलेगा कि H2O का अब्जॉर्प्शन बढ़ा दो। H2O का अब्जॉर्प्शन बढ़ा तो हमारी जो ब्लड वेसल्स जो होती हैं उनमें ब्लड का फ्लो जो होता है वो रेगुलेट हो जाएगा। तो एंजियोटेंसिनोजन सेकंड जो होता है वो डायरेक्टली ब्लड वेसल्स के ऊपर एक्ट करता है और ब्लड वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट करता है। ठीक है, कॉन्स्ट्रिक्ट का मतलब नैरो किया। अगर एक पाइप जो है उसके अंदर किसी भी तरीके का कोई ऑब्स्टेकल आ गया है चारों दीवारों की तरफ, तो उस पर प्रेशर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। यहाँ पे प्रेशर कम था, प्रेशर को बढ़ाना ही हमारा टारगेट था, तो किडनी का कौन सा हार्मोन जो था उसने एक्ट किया, रेनिन ने एक्ट किया। ठीक है, तो रेनिन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, लाइट बैंड ऑफ द सार्कोमियर इज मेड अप ऑफ। लाइट बैंड जो होता है सार्कोमियर का किससे बनता है? ठीक है, देखिए क्वेश्चन पे बाद में जाएंगे, पहले यहाँ देखो क्या पूछा है हमसे, सार्कोमियर का लाइट बैंड किससे बनता है। तो यहाँ पे आपको दो तरीके के बैंड दिख रहे होंगे। ठीक है, ये थिन बैंड होता है, ये थिक बैंड होता है, और वापस से कैसा होता है, इलास्टिक बैंड होता है। ठीक है, कौन सा, एक्टिन, मायोसिन और टाइटिन, तीन बैंड यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो हमसे क्या पूछा है, लाइट बैंड के बारे में पूछा है ना, तो आपको कौन सा दिख रहा है लाइट बैंड? मेरे को तो ये वाला बैंड जो होता है ये लाइट दिख रहा है, ये वाला लाइट दिख रहा है, ये वाला जो होता है ये लाइट नहीं दिख रहा है, डार्क दिख रहा है, ये भी डार्क दिख रहा है, ये भी डार्क दिख रहा है। तो ये वाला बैंड और ये वाला बैंड कैसे है, लाइट बैंड। ठीक है, लाइट बैंड। और लाइट बैंड जो होते हैं उनके नाम देखो यहाँ पे दिए, आई बैंड, आई बैंड, और बीच वाला डार्क बैंड क्या है, ए बैंड। तो ये कौन सा है, आई बैंड। अब देखो आई बैंड जो होता है वो किस तरीके का है, कौन बनाता है आई बैंड को, थिन फिलामेंट बना रहे हैं। देखो बीच में थिक फिलामेंट है जो कि ए बैंड है पूरा का पूरा, ये आई बैंड यहाँ पर है और ये आई बैंड इस तरफ है। तो इसको कौन बना रहा है, थिन फिलामेंट बना रहा है क्या, इसको इलास्टिक फिलामेंट बना रहे हैं। इलास्टिक का तो नाम नहीं है, तो ये भी थिन फिलामेंट है और ये भी थिन फिलामेंट है। ए बैंड को कौन बनाता है, थिक फिलामेंट। आई बैंड को कौन बनाता है, थिन फिलामेंट। और इधर भी ये कौन सा है, आई बैंड। ठीक है, और ये भी कौन सा है, आई बैंड। समझ गए? तो आई बैंड को कौन बना रहा है, ओनली थिन फिलामेंट बना रहा है। थिक बना रहा है, नहीं बना रहा। दोनों मिलके बना रहे हैं, नहीं। कोई और ही बना रहा है, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो कौन बना रहा है, अपने थिन फिलामेंट्स इसको बना रहे हैं। समझ आया? नेक्स्ट, ये है हमारे कोर्स की डिटेल्स जो कि हमने क्लास के स्टार्टिंग में डिस्कस कर ली थी। तो आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा कि आपको किस तरीके से पेपर सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं नेक्स्ट पेपर के साथ में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई होप यू अंडरस्टैंड। तो स्टे ट्यून्ड विद द टेस्ट पेपर लाइव क्लासेस। नेक्स्ट क्लास तक गुड बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।